गुड मॉर्निंग। मैं एसएन सिंह आप सभी को एनएसएस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्लास तीसरा है, क्लास तीसरा है भाषा का, और आज हम लोग चर्चा करने वाले भाषा के प्रकार के भाषा का उद्देश्य क्या है। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भाषा क्या है, विचारों का आदान प्रदान है। भाषा के प्रकार, भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक भाषा होते हैं, लिखित भाषा होते हैं, सांकेतिक भाषा होते हैं। संक्षेप में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा जो मुख से बोला जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो पेपर पे कलम के द्वारा हम लोग लिखते हैं वो लिखित भाषा हुआ। सांकेतिक भाषा जो सांकेतिक के माध्यम से हम किसी की भावनाओं को समझते हैं या किसी दूसरे को विचारों को हम समझ पाते हैं, वो सांकेतिक भाषा हुआ। अब विस्तारित रूप से देखेंगे मौखिक भाषा है क्या, उदाहरण सहित। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोता ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा मौखिक का रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरी व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहलाती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि मैं जैसे बोल रहे हैं और आप सुनकर देखकर सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हुआ। हमारे द्वारा बोले गए बातों को आप सुनकर समझ पा रहे हैं, वो मौखिक भाषा हुआ। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। जैसे टेलीफोन की चर्चा यहाँ पे किया गया है, तो टेलीफोन क्या है? जैसे बात करते हैं तो हम बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो सुनता है और हमारी बातों को समझता है। तो वहाँ पे वक्ता हम हो गए और जो सुन रहा है दूसरे व्यक्ति वो श्रोता हो गए। दूरदर्शन पे समाचार हो या कोई फिल्म हो चलती है तो वो बोलता है और हम उसकी आवाज़ों को सुनकर समझते हैं। भाषण में लीडर जो होते हैं वो भाषण देते हैं, हम समझते हैं। वार्तालाप एक दूसरे से बातें करते हैं, नाटक, रेडियो आदि है। मौखिक या उच्चरित भाषा, भाषा का बोल चाल का रूप है। उच्चरित भाषा के इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया होगा तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। इसीलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है। भाषा जो है मूलतः की अगर चर्चा करें तो यह मौखिक भाषा है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। इसे मनुष्य को प्राचीनतम रूप भाषा की क्यों कहा गया मौखिक रूप से? हाँ, ये सही है। जिस समय धरती पे आगमन हुआ मनुष्य का, तो उस समय तो कोई लिखने के लिए स्याही नहीं था, ना कुछ कागज़ थी जिस पे लिख सके, लेकिन वो तो बोल सकता था ना। जो उनकी भाषाएं थी उस भाषा में तो बोल सकता था, इसलिए इसे प्राचीनतम रूप दिया गया है। और कुछ मौखिक भाषा की विशेषता को देखें। मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप है। उच्चारित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। जैसे उच्चारण हुआ और समाप्त हो गया। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि लिखित भाषा क्या है, लिखने के बाद में वो समाप्त नहीं होती है, वह एक प्रूफ के तौर पे हो जाती है। लेकिन अगर हम बोलते हैं, बोलने के बाद क्या हुआ, वो समाप्त हो गया। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो, प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा के लिए वक्ता और श्रोता 2 व्यक्तियों को होना बहुत आवश्यक है। 2 व्यक्तियों का अगर नहीं होते हैं तो मौखिक भाषा संभव नहीं है। चौथी विशेषता को देखें। इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न
वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। भाषा का मूल या प्रधान रूप है। मौखिक भाषा पहले ही बताया गया कि प्राचीनतम रूप है, तो इसे मूल प्रधान कहा गया है। अब दूसरी लिखित भाषा की चर्चा कर रहे हैं। लिखित भाषा, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। एक पत्र के माध्यम से मुकेश अपने माता पिता को अपनी कुशलता और आवश्यकताओं की जानकारी एक पत्र के माध्यम से दे रहा है। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार भाव को प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसी बात को समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। हम कह सकते हैं और हमें समझ भी आ रही है कि लिखित भाषा क्या है। मौखिक भाषा में हम लोग क्या देखें कि पहला व्यक्ति बोलकर और दूसरा व्यक्ति सुनकर उस बातों को समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में क्या है, हम किसी बातों को लिखकर और हमारे द्वारा लिखे गए बातों को कोई दूसरे व्यक्ति पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, स्मरण तार आदि। इसकी चर्चा करें, जैसे समाचार पत्र आता है तो लिखित होता है, हमें उसे पढ़कर समझना होता है, इसलिए इसे लिखित भाषा कहते हैं। उच्चारित भाषा की तुलना के लिए भाषा का रूप बाद का है। मनुष्य जो यह अनुभव हुआ होगा कि अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक या आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा दे तो उसे लिखित भाषा की आवश्यकता होगी। अतः मौखिक भाषा को स्थायित्व प्रदान करने हेतु उच्चरित ध्वनि प्रतीकों के लिए लिखित चिन्हों का विकास हुआ। जैसे पिछले में बताया गया कि यह जो है बोलते हैं मौखिक भाषा में, उसकी विशेषता बताई गई कि जो बोलते हैं और वो समाप्त हो जाता है, पर वैसे लिखित भाषा लिखने के बाद वह कुछ समयों तक, जब तक उसे संभाल कर रख सकते हैं तब तक रखा जा सकता है। लिखित भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। यह भाषा अस्थायी रूप होता है। इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि उस चीज़ को कितने दिन तक सुरक्षित रखते हैं। यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हों। जैसे मौखिक भाषा में हम देखें क्या है कि मौखिक भाषा में अगर वक्ता और श्रोता दोनों साथ में ना हो तो मौखिक भाषा संभव नहीं है। लेकिन लिखित भाषा में यह जरूरी नहीं है कि वक्ता और श्रोता दोनों साथ में हो। वक्ता पहले लिख सकता है और श्रोता को कभी भी मिले उस पढ़ कर समझ सकता है, तो दोनों को आमने सामने होना आवश्यकता नहीं है। चौथी विशेषता है, इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण हैं जो उच्चारित ध्वनियों को अभिव्यक्त करते हैं। यह भाषा गौण रूप है। पांचवी विशेषता है, यह भाषा गौण रूप है। कुछ नीचे दिया गया है। इस तरह यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भाषा का मौखिक रूप ही प्रधान और मूल रूप है। किसी व्यक्ति को यदि लिखना पढ़ना नहीं आता हो तो भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि उसे भाषा नहीं आती। किसी व्यक्ति को कोई भाषा आती है, इसका अर्थ है वह उसे सुनकर समझ लेता है तथा बोलकर अपनी बातों को संप्रेषित कर लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौखिक भाषा प्रधान क्यों है। जैसे लिखित भाषा की चर्चा अगर करें तो अगर कोई चीज़ हम लिखते हैं तो हर कोई पढ़े लिखे नहीं है, तो उस चीज़ को कोई समझ नहीं सकते हैं, हर कोई उस बात को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मौखिक भाषा हर कोई समझ सकते हैं, इसलिए मौखिक भाषा को प्रधान माना गया है। सांकेतिक भाषा की चर्चा करें तो जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात
दूसरों को समझाते हैं, वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में जब संकेतों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि, इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया गया है। हाँ, वो सांकेतिक भाषा के रूप में जैसे इसके रूप में नहीं कहा गया है या इसकी महत्वता व्याकरण में नहीं दी गई है, इसलिए नहीं दी गई है कि जैसे संकेत, क्या हम जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति है, पहले एक वक्ता एक श्रोता है, तो उसे पता है कि अगर एक अंगुली उठाते हैं तो इसका इशारा, इस एक अंगुली के उठाने के बाद आपको क्या करना है, दो अंगुली का मतलब क्या है, तीन अंगुली का मतलब क्या है, इसके इशारे का क्या मतलब है, वो तो समझ सकता है, लेकिन तीसरे व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। ट्रैफिक में जो पुलिस सिपाही होते हैं वो हर भाषा संकेत करते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, जो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, ट्रैफिक रूल्स को नहीं जानते, उनके सिपाही के जो फॉलो करने का जो संकेत देने का जो तरीका है हर कोई नहीं समझ पाते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए, इसलिए इसमें व्याख्या नहीं की गई है। भाषा की प्रकृति क्या है, प्रकार हम लोग देखिए भाषा की प्रकृति पर थोड़ा चर्चा करेंगे। इस क्लास में सिर्फ भाषा की प्रकृति तक हम लोग डिस्कस करेंगे। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्राकृतिक आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। भाषा की प्रकृति क्या है, वो चलती रहती है, चलती बहती भाषाएं होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोग पूर्वजों से सीखें, इसमें बताया गया कि पूर्वजों से हम लोग सीखते हैं, ये बात सही है। अगर हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल से ही हम सीखते हैं कि डैडी बोलना है, पापा बोलना है, बाबूजी बोलना है, जो भी भाषाएं होते हैं वो हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, इसलिए इसमें पूर्वजों की चर्चा की गई है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों हैं। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप होते हैं, कथित और लिखित। इस प्रकार का प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर या लेखन के द्वारा लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है। भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य शब्द और मूल ध्वनि ही भाषा के अंग है। व्याकरण में इन्हीं के अंतर अंग प्रत्यंगों का अध्ययन विवेचन होता है, अतएव व्याकरण भाषा पर आश्रित है। इसमें ये बात बताई जा रही है कि भाषा प्रत्येक देश में भिन्न भाषाएं बोली जाती है। भिन्न स्टेट में, जैसे भारत में 29 स्टेट है, 7 केंद्र शासित राज्य हैं। यहाँ पे भाषाएं अलग हैं। क्षेत्रीय भाषा भी होते हैं। आप देखते हैं गांव की भाषा क्या है और शहर की भाषा क्या है, तो क्षेत्रीय भाषा भी का भी प्रभाव पड़ता है। तो आज इस क्लास में भाषा की प्रकृति तक ही हम लोग देखेंगे। कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे चौथी क्लास में। धन्यवाद आप लोग।